अध्याय 7 रहस्यमय काला हाथ। ली तियानमिंग जल्दी से उठकर बैठ गया। निन्हे चूजे को भेज रहा था जो उसके ऊपर सो रहा था, जमीन पर गिर रहा था। क्या चल रहा है? मंद मोमबत्ती की रोशनी में वह किसी को अपना हाथ काटने की कोशिश करते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन वह कुछ और भयानक देख सकता था। उसकी उंगलियों से शुरू होकर उसके पूरे हाथ की त्वचा काली पड़ने लगी थी। अतिक्रमण करने वाला अंधेरा उसके हाथ को एक भयानक गति से घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जाग गया। अपने बाएं हाथ को उस कालेपन में बदल दिया जो रात में ही था। भयानक चुभने वाले दर्द ने उसे जकड़ लिया, जिसने उसे उस पर रेंगने वाली असंख्य चींटियों की याद दिला दी जो उसके बाएं हाथ से निकलने लगी। क्या बकवास है! वह बिलबिलाते मांस को काले शिल्कों में बदलते देखकर पूरी तरह व्याकुल हो गया था। तराजू उत्तम और व्यवस्थित थे, प्रत्येक एक पूर्ण सबुज था। एक भयावह आभा उसके बाएं हाथ से बाहर की ओर स्पंदित होने लगी, और यह महसूस करते हुए कि उसका हाथ अब उसका नहीं है, उसने ली तियानमिंग पर हमला किया। ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो बाहर निकलने वाली भयानक आभा का पर्याप्त रूप से वर्णन कर सकें, लेकिन कम से कम यह एक ऐसा था जो एक सर्वोच्च प्राणी से संबंधित था, एक ऐसा जिसके सामने सारा जीवन केवल झुक सकता था और कांप सकता था। कायापलट यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसके नाखूनों ने लाल तालों में बदलना शुरू कर दिया, जिससे उसका बायां हाथ एक राक्षसी पंजे में बदल गया। नाखून से बने पंजे लाल और नुकीले थे, जिससे यह आभास होता था कि त्वचा और मांस थोड़े से ब्रश से उड़ जाएंगे। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? ली तियानमिंग निश्चित नहीं थे कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसका हाथ अब दर्द नहीं कर रहा था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह महसूस कर सकता था कि उसका हाथ अब उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि ताकत में वृद्धि सिर्फ हिमशैल का सिरा था। उनके बाएं हाथ में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए थे। एक उच्च जीव में एक विकास मुश्किल से इसका वर्णन करना शुरू कर सकता था। उसने कहा, बाएं हाथ की अनोखी आभा और रक्त पहले से ही शरीर के बाकी हिस्सों में मिल गया था और कुछ भी अनहोनी नहीं हुई थी। फिर दुःस्वप्न ईंधन जारी रहा। जैसे ही ली तियानमिंग ने अपना हाथ खोला, उनकी हथेली पर एक लाल रेखा बन गई, जिससे एक चमकदार खूनी क्रिम्सन आंख दिखाई दे रही थी जो ठीक उनकी ओर देख रही थी। हालांकि जिस डर की उसे उम्मीद थी वह उससे दूर हो गया। एक चिंतित ली तियानमिंग को उसे देखते हुए देखकर वह जो भी डर महसूस करना चाहता था वह सुस्त हो गया था। दरअसल उसे लगने लगा था कि जो उसे देखा जा रहा है वही आंख है। यह एक अजीब सा एहसास था। ठीक है। ली तियानमिंग ने पंजे और आंख को देखा, जबकि आंख ने उसे भयभीत कर दिया। एक क्षण बीत गया, फिर दूसरा, और वह अचानक समझ गया कि क्या हो रहा है। तो यह नई आंख मेरी है। वह दो अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से देखने में सक्षम था, जो किसी तरह एक अजीब तरीके से एक साथ काम करते थे। उसके सिर को थोड़ा और अराजक बनाने के अलावा कोई डाउनसाइड नहीं लग रहा था। उसने अपनी हथेली को अपनी पीठ के पीछे इशारा किया, और निश्चित रूप से वह अपने पीछे देख सकता था। उसने उसे अपनी पैंट में फंसा लिया, और वह अपना पैर देख सकता था। तो ली तियानमिंग, आप क्या कर रहे हैं? उसने अचानक सुना। ज्यादा कुछ नहीं, छिपाने की जरूरत नहीं है। अपना हाथ अपनी पैंट में डालना और हाँफना। वह इतनी सारी संभावनाएं। युवाओं को वास्तव में इसे संयम से करना सीखने की जरूरत है। नन्हा चूजा सूंघा। ली तियानमिंग चौंका। उसकी हथेली के आकार की चीज में इतनी विशिष्टता कैसे हो सकती है? तुम। ली तियानमिंग ने उसे पकड़ लिया। स्वाभाविक रूप से उसने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। नहीं, स्टॉप, मैं तुम्हारी लड़की नहीं हूँ। छोटा चूजा चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देखो, यह क्या है? ली तियानमिंग ने अपने काले पपड़ीदार हाथ का खुलासा किया। जानवर के पंजे की हथेली में एक खूनी लाल आंख छोटे चूजे को स्केटन फ्रूट के साथ देख रही थी। आह! भूत! नन्हा चूजा डर के मारे 1 मीटर ऊपर कूद गया। उसके पंख पागलों की तरह कांप रहे थे, क्योंकि वह चेतना के किनारे पर डगमगा रहा था। एक झटके के साथ ली तियानमिंग ने महसूस किया कि यह हाथ उस विशालकाय काले हाथ के समान था जिसे उसने सपने में देखा था जब छोटे चूजे का जन्म हुआ था। वह इतना चौंक गया था कि इस बात पर ध्यान नहीं दे सकता था कि क्या उस हाथ की आंख थी, लेकिन ये काले हेक्सागोनल तराजू निश्चित रूप से थे। जी, वह हाथ। छोटे चूजे ने महसूस किया कि काले हाथ की आभा उसे सहज स्तर पर कांप रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या हुआ? छोटे चूजे ने गंभीरता से पूछा। पक्का नहीं। यह अचानक बदल गया। मेरा अनुमान है कि आप अपने शत्रु से बच नहीं पाए, और वह दस्तक दे रहा है। ठगना। काली भुजा को खाली देखने से पहले नन्हा चूजा शापित हो गया। सच तो यह है कि उन दोनों में पूरी सच्चाई जानने की योग्यता नहीं थी। काली भुजा कौन थी? काले हाथ ने उसका पीछा क्यों किया? यह ली तियानमिंग के लिए जीवंत क्यों था? ली तियानमिंग का हाथ उस काली भुजा में क्यों बदल गया? अकेले अनुमान लगाने से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा।
चिंता की कोई बात नहीं है। यदि मैं तुम्हारा शत्रु होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक संतोषजनक अंत देता। जैसे हम पहले एक पहाड़ के भ्रमण पर जाएंगे, कुछ मशरूम चुनेंगे और फिर एक साथ मशरूम चिकन स्टू तैयार करेंगे। वो कैसा लगता है? ली तियानमिंग मुस्कुराए, एज को दबाने में असमर्थ आनंद है। हाँ, क्या इसीलिए तुम अपनी पैंट के नीचे हाथ रख रहे थे? छोटे चूजे ने अपने पंखों को कुरेदते हुए तिरस्कारपूर्वक पूछा। ठीक है, यह अभी भी एक नर फ्लेमिंग हॉक पर हमला करने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में बेहतर दृश्य है। इसे बंद करो। छोटे चूजे ने गोली मारी और ली तियानमिंग को चोंच मारी। अपने छोटे आकार के बावजूद चोंच के पीछे की शक्ति पर हंसने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही ली तियानमिंग ने अपने बाएं हाथ से ब्लॉक किया, चिंगारी उड़ गई। मुझे लगता है कि हम शुद्ध सकारात्मक हैं। शायद ऐसा लगता है कि हाथ निकट अजेय है। ली तियानमिंग ने मोमबत्ती की रोशनी में हेक्सागोनल तराजू की जांच की। वह वास्तव में एक ऐसी ताकत महसूस कर सकता था जो अपनी मुट्ठी बंद करने पर खुद से आगे निकल जाती थी। अंत में उन्होंने कपड़े के नए सेट में बदलने से पहले बाएं हाथ को लपेटने के लिए कुछ सफेद कपड़े का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने ग्लव्स भी पहन रखे थे। अब उसकी पूरी भुजा प्रभावी रूप से छिपी हुई थी। नहीं तो जिसने भी देखा वह उसे जरूर राक्षस समझेगा। नन्हे चूजे ने भी इस विकास को स्वीकार कर लिया। एक आलसी चूजे के रूप में समझ से बाहर होने वाली घटनाओं के लिए प्रतीक्षा दर दृष्टिकोण अपनाने के लिए यह समझ में आता है। शायद मेरा विशाल काले हाथ से कुछ संबंध है। ली तियानमिंग ने उस विशाल काले हाथ के बारे में सोचा जिसने अनंत राक्षसी फीनिक्स पर हमला किया था। इसका मूल अनिश्चित हो सकता है, लेकिन यह मुझे कल के चयन के लिए अतिरिक्त मौके देगा। अपनी साधना में सफलताओं के साथ साथ काली भुजा के साथ ली तियानमिंग ने शेष समय को पुरानी युद्ध कलाओं का अभ्यास करने और अपनी युद्ध तत्परता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित करना शुरू किया। एक बार स्पिरिट्सोस स्टेज पर पहुंचने के बाद उनके पास काफी युद्ध कलाएं थीं। युद्ध कला दो प्रकार की होती थी। मार्शल आर्ट, जिनका अभ्यास बीस्ट मास्टर्स द्वारा किया जाता था, और बीस्टियल आर्ट्स, जिनका अभ्यास जीवनदायी जानवरों द्वारा किया जाता था। वे प्रकृति में सहक्रियात्मक थे और केवल तभी जब वे मिलकर निष्पादित हो सकते थे, वे अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे। जैसे जैसे उनकी खेती में वृद्धि हुई, बीस्ट मास्टर्स और जीवनदायी जानवरों की अधिक से अधिक सहकारी क्षमताओं तक पहुंच होगी, और युद्ध कला उनमें से एक थी। जंगली जानवर पशु कला सीखने में अक्षम थे। युद्ध कलाओं को उनकी शक्ति और जटिलता के आधार पर जानवर, स्रोत, एकता, स्वर्गीय, संत के 5 रैंकों में विभाजित किया गया था। बीस्ट रैंक वाली बीस्टियल कलाएं सबसे बुनियादी थीं और बीस्ट वेन अवस्था में जीवनदायी जानवरों के लिए उपयुक्त थीं। फिर उन्हें आगे बुनियादी, मध्यवर्ती और उन्नत में विभाजित किया गया। बेशक असाधारण मामले सर्वोच्च पशु श्रेणी की कलाओं के रूप में मौजूद थे, जो बीस्ट वेन चरण में अपने साथियों पर हावी होने की अनुमति देते थे। इसके बाद सोर्स रैंकिंग बैटल आर्ट्स थे, जो स्पिरिट्सोस स्टेज बीस्ट मास्टर्स के लिए उपयुक्त थे। माना जाता है कि कुछ बीस्ट विंग बीस्ट मास्टर्स स्रोत श्रेणी की कलाओं को समझ सकते हैं, जबकि ली तियानमिंग स्पिरिट्सोस से गिर गए होंगे। फिर भी उन्हें अपनी पुरानी युद्ध कलाओं से परिचित होना था। यह केवल छोटी लड़की थी जिसे पशु कला के हिस्से में महारत हासिल करनी थी। फिर भी वह व्यक्ति हास्यास्पद रूप से प्रतिभाशाली था। बैटल आर्ट, जिसे मिडास ने ली तियानमिंग के साथ सीखने में काफी मेहनत की थी, उसे आसानी से छोटे चूजे ने सीख लिया था। पिछले कुछ दिनों में वे दोनों कई युद्ध कलाओं में निपुण हो गए थे। कल वह दिन है। ली तियानमिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अंधेरी रात में उनकी आंखें जोश से जल उठी।